हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है स्टेइंग वॉचफुल। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई इतनी कम ब्याज दरों के साथ कीमतों की निगरानी का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग और डेवलपमेंट इत्यादि के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी हालिया बैठक में अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी दोहराया है कि वह जल्द से जल्द आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में अपने समायोजन रुख को जारी रखेगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट के ठीक बाद जो मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक हुई है, उसमें यह फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द आर्थिक रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए जो ब्याज दरें हैं उनको वर्तमान जो स्थिति है उसी के ही अनुरूप रखा जाएगा। किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने यह कहा है कि जहां एक और प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था रिकवरी की ओर बढ़ रही है, वहीं यह भी स्पष्ट है कि अभी इस प्रक्रिया में तेजी आना शेष है, जिसके चलते आवश्यक वृद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया और साथ में माना भी गया कि जो हालिया अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी चल रही है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी इस प्रक्रिया में तेजी आना और वो भी शेष है। तो इसलिए जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड वृद्धि दर है, यदि उस तक हमको पहुंचना है तो जरूरी है कि अभी जितना समर्थन हो सके उतना समर्थन प्रदान करने की जरूरत है। और वो समर्थन देने का सबसे सही तरीका क्या? वो सबसे सही तरीका ये कि किसी भी तरीके का बदलाव ना किया जाए ब्याज दरों में। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जो रिकमेंडेशंस जो मौद्रिक नीति समिति ने जो दिए हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करें। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पॉलिसी डिसीजंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति ने यह डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो 4% ही रहेगा। साथ ही साथ यहां पे इस बारे में भी बात की गई कि टर्म जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट जो है वो 4.25% पर रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वह भी 3.35% पर ही बनी रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा शांतिकांत दास जी ने कि इन्फ्लेशन को 6% का जो टॉलरेंस मैक्सिमम जो लेवल है, जो अपर लिमिट है, उससे नीचे रखने का प्रयास किया जाएगा। और एक ऐसा इनिशिएटिव भी लेकर के आने की बात की है जहां पर जो खुदरा इन्वेस्टर्स हैं वो सरकारी बॉन्ड मार्केट जो है, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन लेकर के जल्द से जल्द आरबीआई आएगा। और इससे होगा क्या कि जो खुदरा इन्वेस्टर्स हैं, जो खुदरा निवेशक हैं, वो डायरेक्टली सरकारी बॉन्ड मार्केट में और बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी हमारे लिए जो जरूरी है इंफॉर्मेशन वो ये कि दरअसल
ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं, ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा समझते हैं। अब यदि हम लोग बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है किसी भी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। भारत के संदर्भ में यह आरबीआई है। यहां पर जिन मसलों पर ध्यान दिया जाता है वो होता है ब्याज दरों के ऊपर, पैसे की जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो क्रेडिट होता है, जो उधार है, उसकी किस तरीके की अवेलेबिलिटी है। आरबीआई हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति जो होती है, उसके तहत ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करता है। कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इत्यादि इत्यादि। अब यदि अगर हम लोग बात करें, बेसिकली अगर एक डेफिनेशन समझे, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, जहां पर सेंट्रल बैंक कई भिन्न भिन्न तरीके के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब यदि अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी पॉलिसी होती कितने प्रकार की है, तो यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। जब मैं एक्सपेंशनरी की बात करता हूं, तो एक्सपेंशनरी का मतलब होता है जहां पर मार्केट में ये कोशिश की जाती है कि पैसे की, जो मनी की जो सप्लाई है, उसका आवागमन बहुत तेजी से हो, मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी रहे। कॉन्ट्रैक्शनरी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये ऐसा पॉलिसी होता है जहां पर पैसे के फ्लो को रोका जा सके। अब देखिए, यदि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाएगा तो भी इन्फ्लेशन होगा, पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर मार्केट में, तो भी सिचुएशन बहुत खराब रहेगी। तो वो जो मिडिल का जो हम लोग पैरामीटर, वो जनरली देखा जाता है, समझा जाता है बेहतर तरीके से। अब यदि अगर हम लोग बात करें, तो हालिया में ही हम लोगों ने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है भारत की, उसमें कई अलग अलग तरीके के बदलाव हुए हैं। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा एमपीएफ, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसको भी बनाया गया। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस, इसको भी बनाया गया। अब अगर प्राइमरी पॉलिसी, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ये तो है ही है, साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है भारत में, उसका प्राइमरी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी को, जो कीमतें हैं उनको स्टेबल बनाए रखा जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भारत की सरकार होती है, वो इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है 5 साल का, और ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट करने में बहुत बड़ा रोल होता है आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई के साथ ही पूरा का पूरा बातचीत करके सब समझा जाता है किस तरीके से क्या क्या करना है, कैसे कैसे कदम उठाने हैं। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम लोग देखें, तो यह एक 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है अंडर सेक्शन 45ZB, सेक्शन 45ZB ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट, अमेंडेड आरबीआई एक्ट, उसके तहत यदि मैं एमपीसी की बात करूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मैं बात करूं, तो साल में कम से कम 4 बार मिलना है, और जो कोरम होता है जिससे कि मीटिंग्स शुरू की जा सकती है, वो है 4 सदस्यों की। हर सदस्य के पास, जो कि एमपीसी का मेंबर है, उसके पास एक वोट होता है। यदि किसी मुद्दे पर इक्वलिटी हो जाती है वोट्स में, मतलब कोई निर्धारित फैसला नहीं निकल करके आ पाता, तब जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो अपना सेकंड, या फिर जिसको कास्टिंग वोट होता है, वो ला सकते हैं। अब यदि अगर हम लोग बात करें अभी के संदर्भ में, अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो सदस्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक के, वो चेयरपर्सन है एक्स ऑफिशियो। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल बोर्ड इनफैक्ट द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, वो इस समय शशांक भिड़े, सीनियर एडवाइजर नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, वो मेंबर हैं। आशिमा गोयल प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में, और जयंत वर्मा वो प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी हो गई कि इस जो कमेटी थी उसने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, साथ ही साथ इस कमेटी के बारे में हमने थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करी। लगातार 6 माह तक रिजर्व बैंक की ऊपरी छूट सीमा 6% से अधिक रहने के बाद CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति में दिसंबर माह में तकरीबन 4% कमी देखने को मिली थी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को
जो टारगेट है वो है आरबीआई का 4% ±2, मतलब ±2 का संदर्भ ये बहुत से बहुत 6% तक जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि लगातार 6% से ऊपर रही थी पिछले 6 महीने, लेकिन दिसंबर महीने में 4.6% पर ये आई। इसको देख करके कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मौद्रिक नीति समिति है उन्होंने विकास को प्राथमिकता देना वो ज्यादा बेहतर समझा। कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने और नवाचार तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने से संबंधित केंद्रीय बजट के प्रस्तावों को आम लोगों में विश्वास को बहाल करने और वृद्धि दर में बढ़ोतरी करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण चल रहा है, साथ ही साथ इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के सरकार ने जिस तरीके का रुख अपनाया है इस बजट में, वो देख करके कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीद की किरण और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। मौद्रिक नीति समिति ने अपने दृष्टिकोण में यह स्वीकार किया कि कृषि की अच्छी संभावनाओं ने ग्रामीण मांग में लचीलापन बना रहेगा। मौद्रिक नीति की अगर हम लोग बात करें समिति की, तो उन्होंने ये भी कहा कि कृषि की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। एक आंकड़े के अनुसार यह कहा गया है कि 29 जनवरी 2021 तक पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% ज्यादा रबी फसल को उगाया गया है। हालांकि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय इसमें यह है कि कई सारे कृषि क्षेत्र की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मूलतः यहाँ पे खास तौर से, इन सब जगहों पे सरकार द्वारा लाए गए जो किसान बिल हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न है। सरकार को यह चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म किया जाए, अन्यथा ये जो आज हमको एडवांटेज में दिखाई दे रहा है हो सकता है कि कल ये हमारे खिलाफ हो जाए और आने वाले समय में हम ये देखें कि जो विकास की गति है वह भी धीमी पड़ रही है, साथ ही साथ जो महंगाई है वह तेज हो रही है। तो जरूरी है कि सरकार इस मसौदे को जल्द से जल्द संपन्न करने की कोशिश करे। केंद्रीय बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति के साथ कुछ विनियामक घोषणाओं का एक समूह भी जारी किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक रिकमेंडेशन ऐसी दी गई है जहां पर यह कहा गया है कि खुदरा निवेशक जो हैं वो आरबीआई ने एक ऐसा प्रोविजन बनाया है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनकी प्रत्यक्ष खरीद कर सकते हैं। मतलब ये जो खुदरा निवेशक होंगे इनके पास ये अथॉरिटी होगी कि ये सरकारी प्रतिभूतियों को जल्द से जल्द खुद से खरीद सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि जो केंद्र और राज्य के उधार कार्यक्रम के संदर्भ में बाजार सहभागियों को निश्चितता प्रदान करने के लिए परिपक्वता तक धारित, मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी के वितरण को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक साल पहले ये 31 मार्च 2022 तक थी ये सुविधा, लेकिन इसको बढ़ा करके 2023 तक कर दिया गया है। आने वाला जो समय है, आने वाले समय पे कैसी सिचुएशन होगी थोड़ा उसके संदर्भ में देखते हैं। स्वयं केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके कारण रिजर्व बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है कि ऋण लेने वालों को यह ऐसी कीमत पर मिले जिससे शेष अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के लिए उधार लेने की लागत अधिक ना हो पाए, और साथ ही यह भी कि इसके कारण निजी निवेश ऋण की मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब हम सब जानते हैं कि इस वर्ष जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है वहां पर सरकार ने 12 लाख करोड़ का उधार लेने की बात की है, ऋण लेने की बात की है। अब आरबीआई का जो सबसे प्राइमरी फोकस है वो ये होगा कि ये जो ऋण दिया जाएगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाए कि उस ऋण का, वो ऋण देने पर जो अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्र हैं, जो बाकी हिस्से हैं, उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा समस्या ना आए। साथ ही साथ ये जितना भी ये जो ऋण दिया जाए उसमें ये इसको इंश्योर करना होगा कि ये कहीं से भी बैड लोन की स्थिति ना बनने पाए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो यहां पे देखने योग्य है आरबीआई के संदर्भ में। बैंकों की ब्याज दर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर बनी हुई है, सबसे कम इस समय चल रही है। साथ ही मुद्रास्फीति भी रिजर्व बैंक की बेंचमार्क रेपो दर से 4% से अधिक बनी हुई है।
अब जो बेंचमार्क है वो तो 4% का है, लेकिन दिसंबर में 4.6% थी, लेकिन उससे पहले 6% से ऊपर ही चल रही थी मुद्रास्फीति की दर। तो अब ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो आपने अपने जो ब्याज दर है वो कम रखी है, साथ में जो महंगाई है आपकी वो भी लगातार बढ़ी ही हुई है। तो जरूरी यह है कि रिजर्व बैंक कीमतों पर जो नियंत्रण है उसको बेहतर तरीके से बनाए रखे, अन्यथा आने वाले समय में जिस विकास की हम लोग बात कर रहे हैं वो विकास जो है वो रुक सकता है, ठप पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल के संदर्भ में यदि आपसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो थोड़ी सी जानकारी आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में प्राप्त कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, थोड़ा उसके बारे में जान रखिए। साथ ही साथ जो आंकड़े आए हैं, जो डेटा आया है, थोड़ा उसको रेफर करिए कि क्या किस तरीके से रेपो रेट कितना रखा गया है, रिवर्स रेपो रेट कितना गया है। यदि आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ में देखें तो हां, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या होती है, किस किस तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स जुड़ गए हैं आज के समय में मौद्रिक नीति के साथ, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।